मैं एक ऐसा बादशाह था जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। और अब मैं हिंदुस्तान जीतने आया था। मैंने हिंदुस्तान जीत लिया, लेकिन बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो वीडियो पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साल था 1526। दिल्ली की सल्तनत बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोधी, एक ऐसा सुल्तान जिससे उसके अपने लोग भी खुश नहीं थे। दरबार में भरोसा कम और साजिशें ज्यादा थी। उधर हिंदुस्तान से दूर काबुल में बैठा था एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में बार बार हार देखी थी। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक योद्धा था, लेकिन एक ऐसा राजा जो अपना राज्य खो चुका था। समरकंद उसके हाथ से जा चुका था, उसकी जमीन छीन चुकी थी। अब उसके पास काबुल था और एक अधूरा सपना। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसे चाहिए था एक बड़ा साम्राज्य, एक नई पहचान। तभी हिंदुस्तान से एक संदेश आया। दिल्ली के कुछ अमीर जो इब्राहिम लोधी से परेशान थे, उन्होंने बाबर को बुलाया। ये मौका था और बाबर ने इसे पकड़ 1526 में बाबर अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास थी रणनीति, अनुशासन और सबसे बड़ा हथियार तोपें। फिर आया पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, हजारों सैनिक और योद्धा थी। दूसरी तरफ बाबर, कम सैनिक लेकिन तेज दिमाग। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े और फिर बाबर ने आदेश दिया, आग। अचानक तोपों की आवाज गूंज उठी। लोधी की सेना घबरा गई, हाथी बेकाबू हो गए और यहीं से सब बदल गया। कुछ ही घंटों में विशाल सेना हार चुकी थी। इब्राहिम लोधी मैदान में मारा गया और बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन बाबर जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान जीतना आसान नहीं था और उसे संभालना उससे भी मुश्किल था। दिल्ली की गद्दी अब बाबर के हाथ में थी, लेकिन उसकी जीत अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक राज्य नहीं था। ये था राजाओं, सरदारों और अब इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी उसके बेटे के हाथ में आई। नाम था हुमायूं। हुमायूं दिल का अच्छा था, लेकिन शासन में उतना मजबूत नहीं था। जहां बाबर एक सख्त योद्धा था, वहीं हुमायूं थोड़ा अस्थिर था और यही कमजोरी धीरे धीरे सामने आने लगी। उसी समय बिहार और बंगाल की तरफ से एक नया खतरा उठ रहा था। नाम था शेर शाह, एक ऐसा नेता जो बेहद तेज दिमाग और खतरनाक रणनीतिकार था। शेर शाह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था और हुमायूं इसे समझ नहीं पा रहा था। फिर दोनों आमने सामने आए। पहले चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध। इन दोनों लड़ाइयों में हुमायूं को भारी हार और एक समय ऐसा आया जब उसे अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। वो रेगिस्तान, जंगल और अनजान रास्तों में भटकता रहा। एक ऐसा बादशाह जो कभी दिल्ली का मालिक था, आज बेघर हो चुका था। उधर शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और एक नया राज शुरू हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था, वो वापस आने वाला था। कई सालों तक हुमायूं भटकता रहा, कभी सिंध, कभी राजस्थान। हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या वो वापस लौट पाएगा? आखिरकार उसे सहारा मिला फारस से। वहां की शासक ने उसकी मदद, उसे सेना दी और एक नया मौका मिला। अब हुमायूं फिर से तैयार था, इस बार हारने के लिए नहीं, अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। उधर शेर शाह अब इस दुनिया में नहीं था। उसके बाद उसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, अंदर ही टूटने लगा। और यही था वो मौका जिसका इंतजार कर रहा था। साल 1555 हुमायूं ने हमला किया और धीरे धीरे अपने पुराने इलाकों को वापस लाया। दिल्ली अब फिर उसके सामने थी और इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही समय में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। इतने सालों बाद फिर से बादशाह। इतनी बड़ी वापसी के बाद इतना अचानक
अब गद्दी फिर से खाली और इस बार जिसके सिर पर ताज रखा गया वो सिर्फ 13 साल का था। नाम था अकबर। एक बच्चा, लेकिन किस्मत ने उसे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था। शुरुआत में उसके साथ था बैरम खान, एक वफादार और ताकतवर सरदार। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली की गद्दी खतरे में थी। इस बार सामने था हेमू, एक ऐसा योद्धा जो मुगलों को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। दोनों सेनाएं फिर से पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। जंग शुरुआत में हेमू की सेना भारी पड़ रही। ऐसा लग रहा था जैसे मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक तीर सीधा हेमू की आंख में लगा और बस यहीं से सब बदल गया। सेना घबरा गई, कमान टूट गई और कुछ ही समय में जंग खत्म हो गई। अकबर जीत चुका था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। पानीपत की जीत के बाद अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके कंधों पर पूरे हिंदुस्तान का भविष्य था। शुरुआत में सारा नियंत्रण बैरम खान के हाथ में था। वही फैसले लेता था, वही युद्ध लड़ता और अकबर बस सीख रहा था। लेकिन समय के साथ अकबर बदलने लगा। उसे समझ आ गया अगर उसे सिर्फ नाम का बादशाह नहीं बनना तो उसे खुद फैसले लेने होंगे। साल 1560 अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बैरम खान को सत्ता से हटा दिया। अब अकबर अकेला था, लेकिन पहली बार वो सच में बादशाह था। अब शुरू हुआ विस्तार। मालवा, गुजरात, बंगाल, धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत उसके अधीन आने लगा। लेकिन अकबर सिर्फ तलवार से जीतना नहीं चाहता था, वो दिल भी जीतना चाहता था। यहीं से आया उसका सबसे बड़ा फैसला, राजपूतों के साथ संबंध। उसने युद्ध के बजाय संधि का रास्ता चुना। राजपूत राजाओं से रिश्ते बनाए, शादियां और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने दुश्मनों को साथी बना दिया। अब उसका साम्राज्य सिर्फ बड़ा नहीं, मजबूत भी हो रहा था। लेकिन अकबर यही नहीं रुका। उसे सिर्फ जमीन पर राज नहीं करना था, उसे उनके दिलों पर राज करना था। उसने धर्म को लेकर एक नया नजरिया अपनाया। जब दुनिया धर्म के नाम पर लड़ रही थी, तब अकबर ने कहा सब धर्म बराबर है। फिर उसने एक नई सोच पेश की, दीन-ए इलाही। ये कोई धर्म नहीं था, ये एक विचार था जहां हर धर्म की अच्छी बातों को अपनाया गया। अकबर अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलता, बहस करता, समझने की कोशिश करता। उसके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबको बराबर जगह थी। यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ डर से नहीं बल्कि सम्मान से मानते थे। धीरे धीरे अकबर का साम्राज्य आज चरम पर पहुंच गया। एक ऐसा साम्राज्य जहां कानून था, व्यवस्था थी और स्थिरता थी। इतिहास ने उसे कहा मुगल साम्राज्य का असली असली। लेकिन हर ऊंचाई के बाद गिरावट भी आती है और अकबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा जहांगीर की कहानी तलवार से ज्यादा दिल से जुड़ी थी। उसे युद्ध से ज्यादा कला, न्याय और शौक पसंद थे। कहा जाता है उसने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई, जिसे खींचकर कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था। लेकिन जहांगीर की असली ताकत कोई और था। नाम था नूरजहां। नूरजहां सिर्फ एक बेगम नहीं, वो जहांगीर की सबसे बड़ी सलाहकार थी। दरबार के फैसलों से लेकर राजनीति तक हर जगह उसका प्रभाव था। इसी दौरान भारत में एक नई ताकत कदम रख रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापारी, मसाले और कपड़ों का व्यापार, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लोग आगे चलकर पूरे देश की किस्मत बदल देंगे। समय और फिर गद्दी पर बैठा शाह। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी सबसे खूबसूरत ऊंचाई था। शाहजहां वैभव का बादशाह था। जहां उसने राज किया वहां ताकत के साथ खूबसूरती भी दिखाई। महल, भव्य इमारतें, सब कुछ शानदार था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी उसकी मोहब्बत, मुमताज महल। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेहद प्यार करता था। लेकिन किस्मत यहां भी वार किया। मुमताज की मौत हो गई और उसी दर्द से जन्म हुआ एक ऐसी इमारत का जिसे पूरी दुनिया जानती है, ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना एक ऐसा मकबरा जिसे आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। इस दौर में मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। धन, ताकत और शौक सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। महल के अंदर ही एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
शाहजहां के बेटों के बीच गद्दी की लड़ाई, और इसी लड़ाई से उभर कर सामने आया एक नाम, औरंगजेब। चालाक, धैर्यवान और बेहद महत्वाकांक्षी। उसने अपने भाइयों को एक एक करके हराया, दारा शिकोह को भी रास्ते से हटा दिया, और फिर सबसे बड़ा झटका, उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। आगरा के किले में शाहजहां दूर से ताजमहल को देखता रहा, और उधर औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। अब शुरू हुआ उसका राज, एक ऐसा राज जो पूरी तरह अलग था। जहां पहले शान और सौंदर्य था, वहीं अब सख्ती और अनुशासन था। दक्षिण में एक नई ताकत उठ रही थी जो मुगलों को खुली चुनौती दे रही थी। युद्ध लगातार चलते रहे, सालों तक औरंगजेब ने अपनी जिंदगी इन्हीं लड़ाइयों में लगा दी। लेकिन इन युद्धों की कीमत बहुत बड़ी थी। खजाना खाली होने लगा, सीना थकने लगी, और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जिस साम्राज्य को उसने सबसे बड़ा बनाया, उसी के अंदर सबसे गहरी दरारें पड़ चुकी थी। साल 1707 औरंगजेब की मौत हुई, और उसके साथ एक युग खत्म हो गया। अब मुगल साम्राज्य के पास ताज था, नाम था, लेकिन ताकत नहीं थी। गद्दी पर बैठने वाले बादशाह सिर्फ नाम के शासक, असली सत्ता दरबारियों और साजिशों के हाथ में जा चुकी। हर कुछ सालों में नया बादशाह, फिर उसकी जगह साम्राज्य अब बाहर से नहीं, अंदर से बस रहा था। उसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में नई शक्तियां उभर रही थी। मराठा, राजपूत, सिख। अब किसी को मुगलों का डर नहीं था। दिल्ली जो कभी पूरे हिंदुस्तान का दिल थी, अब सिर्फ एक शहर बनकर रह गई। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। साल 1739 उत्तर पश्चिम से एक हमलावर, नाम था नादिर शाह। उसने दिल्ली पर हमला, और इस बार मुगल सेना कुछ भी नहीं कर। दिल्ली लूट, सोना, चांदी, खजाना सब कुछ लिया। यहाँ तक कि मुगलों की शान मयूर सिंहासन भी छीन लिया। और फिर दिल्ली की गली हो गया। ये सिर्फ एक हार, ये था मुगल साम्राज्य का टूट जाना। अब सबको साफ दिखने लगा था कि ये साम्राज्य ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। जो कभी व्यापारी बनकर आई थी, अब राजनीति में उतर चुकी थी। साल 1757 एक और बड़ा मोड़ आया, प्लासी की लड़ाई। इस जंग ने भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत कर दी। अब मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे, और असली खेल कोई और खेल रहा था। इतिहास बदल चुका था, और मुगल साम्राज्य अपने अंत के करीब पहुंच चुका था। दिल्ली का लाल किला, जहां कभी शाही शान गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह जफर, एक ऐसा बादशाह जिसके पास न ताकत थी, न सेना, न असली सत्ता। उसका राज बस लाल किले की दीवारों तक सीमित था। उधर पूरा हिंदुस्तान अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जा रहा था। लेकिन इतिहास ने अभी एक आखिरी मोड़ बचा कर रखा था। साल 1857 एक चिंगारी भड़की, और देखते ही देखते वो बन गई 1857 का विद्रोह। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये था सालों का गुस्सा, नफरत और आजादी की पहली पुकार। इस विद्रोह का चेहरा बनाया गया बहादुर शाह जफर को, एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन नाम था। लोग उसके पास आए और बोले, आप हमारी बादशाह हैं, हमें आपका साथ चाहिए। शायद जफर जानता था कि ये लड़ाई जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे इतिहास पलट जाएगा। दिल्ली में बगावत फैल गई, अंग्रेजों को खुली चुनौती मिल गई। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अंग्रेजों ने पूरी ताकत से जवाब दिया, दिल्ली को घेर लिया गया, और आखिरकार विद्रोह दबा दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, और फिर उसे हिंदुस्तान से दूर रंगून भेज दिया गया, जहां एक समय का बादशाह अकेलेपन में धीरे धीरे खत्म हो गया। यही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जो बाबर की तलवार से शुरू हुआ था, और जफर की आंखों की आंसुओं खत्म हो गया। ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए वीडियो देख सकें।